So now we are starting with a chapter called as internal reconstruction, जिसके चांसेस मुझे ऐसा लगते हैं शायद कम है इस बार, बट स्टिल इट मे बी आस्क्ड फॉर 6 मार्क्स। यूजुअली इसकी औकात है 14 मार्क्स तक की, जो लास्ट टाइम आ भी चुका है शायद 10 to 14 मार्क्स में। ठीक है, चलिए सर होता क्या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? सर हमने अमलगमेशन में देखा था एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एक कंपनी दूसरी को एब्जॉर्ब कर लेती है, सेम मैनेजमेंट। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब कंपनी कॉन्स्टेंटली लॉसेस मेक कर रही है, फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं हो रही है उसकी, ट्रू एंड फेयर व्यू तो बहुत दूर दूर तक नहीं दिख रहा, तो कंपनी एडॉप्ट करती है रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। लेकिन कंपनी रिकंस्ट्रक्शन स्कीम खुद से अडॉप्ट नहीं कर सकती, कंपनी को चाहिए रहेगा किसका ऑर्डर? कोर्ट का। एम आई क्लियर? और उसके बदले में उस स्कीम के तहत वो एक प्रोसेस के थ्रू गुजरेगी, जिससे वो अपने असेट्स का रिवैल्यूएशन करेगी, लाइबिलिटीज को रीअसेस करेगी, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करेगी, और जितने भी लॉसेस है उनको राइट ऑफ करेगी। ये 4 कारण, जिसके कारण यहां पर क्या होने वाला है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अंदर ही अंदर आप कंपनी को पूरी तरीके से नया करो। इट इज नथिंग, नाम से ही समझ में आना चाहिए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। एम आई क्लियर चार्टर्स? ओके। जब भी रिकंस्ट्रक्शन स्कीम इंप्लीमेंट होगी, उसके बाद जो भी बैलेंस शीट बनाई जाएगी उसके लास्ट में एंड रिड्यूस वर्ड आना जरूरी है। दिस इज द कंप्लायंस। ओके सर, अकाउंटिंग कैसे होगी इसकी? अब अकाउंटिंग के लिए आपको समझना पड़ेगा क्या? अकाउंटिंग के लिए आपको समझना पड़ेगा, जस्ट अ मोमेंट, अकाउंटिंग के लिए आपको समझना पड़ेगा सबसे पहला एडजस्टमेंट। सर रिड्यूस करोगे कैपिटल एंड लायबिलिटी, जनरेट करोगे उससे प्रॉफिट्स, और उस प्रॉफिट से आप राइट ऑफ करोगे ओवर वैल्यूड असेट्स को और लॉसेस को। मतलब कि आपकी लायबिलिटी रिड्यूस होगी और असेट भी रिड्यूस, लायबिलिटीज आर रिड्यूस टू रिड्यूस द असेट्स। तो एंट्री हो जाएगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू असेट्स। एंट्री क्या हो जाएगी? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू असेट्स। अब ध्यान से समझना, लायबिलिटीज कितनी हो सकती है आपकी बैलेंस शीट में? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स इन सरप्लस मतलब शेयर होल्डर्स फंड, आउटसाइडर लायबिलिटी भी हो सकती है। हाँ, ध्यान समझना, सबसे पहले लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है बेटा? क्रेडिट। अगर हम उसे कम कर रहे हैं, अगर हम उसे कम कर रहे हैं तो डेबिट करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैंने उसको लायबिलिटी अकाउंट डेबिट कर दिया टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। कई लोग इसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी बोलते हैं, कई लोग इसको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से इट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। क्योंकि क्या पूरे चैप्टर में सिर्फ कैपिटल रिडक्शन हो रहा है, या उसके अलावा भी लायबिलिटीज कम हो रही है? उसके अलावा भी लायबिलिटीज कम, तो फिर उसको आप कैपिटल रिडक्शन कैसे कह सकते हो? बट स्टिल इंस्टीट्यूट अलाउ करता है, बट हम तो रिकंस्ट्रक्शन नाम यूज करें। क्या एग्जाम में ये नाम लिखेंगे? बेटा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन नाम तो कोई है ही नहीं, तो अपने मन से नाम नहीं बनाने। कुशल है ना? रिकंस्ट्रक्शन नाम अपन यूज करेंगे या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है? ओके, बीइंग लायबिलिटी रिड्यूस्ड। ओके सर, सबसे पहली कौन सी लायबिलिटी की बात कर ले? अपन शेयर कैपिटल के बारे में बात कर लेते हैं। शेयर कैपिटल मान लो हमारी बैलेंस शीट में दिए 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 मतलब 10,000। केस 1, इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस टू ₹8 फुल्ली पेड अप। मींस आपने फेस वैल्यू चेंज कर दी, 10 से कितनी कर दी? 8 कर दी। सर 10 कहां गिवन थी? अरे बैलेंस शीट में गिवन थी ना बेटा। सर 8 कर दी। क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल ₹8, अकाउंट डेबिट 10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹8, 8,000 टू रिकंस्ट्रक्शन बैलेंसिंग फिगर। ये पहली एंट्री समझ में आई? मतलब हमने लायबिलिटी को रिड्यूस करना था, उसको डेबिट कर दिया, और उसकी वजह से जो लायबिलिटी कम होके आई है, नहीं क्रेडिट। मतलब कहना ही से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मालूम? क्या कर रहा हूँ? आपने नोटिस किया मैंने यहाँ पे क्या किया? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अगर मैं बात करूं, तो ये जो 10,000 के शेयर्स थे इनको पहले पूरा कैंसिल किया। ये 10,000 के जो शेयर्स थे इनको पूरा कैंसिल कर दिया, और उनको नए शेयर्स 8,000 के दे दिए। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैंने यार 10,000 के जो शेयर्स थे वो पूरे के पूरे कैंसिल कर दिए, और नए शेयर 8,000 के इशू कर दिए। हाँ, और बाकी का जो लॉस प्रॉफिट हुआ वो 2,000 रिकंस्ट्रक्शन में चला। पक्का? सर दूसरा केस, इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस टू 8 पेड अप।
ध्यान से समझना, ऊपर वाले में क्या था, फुल्ली पेड अप, मतलब 10 की वैल्यू 8 की हो गई है। यहां पे आपने क्या बोल दिया है, इक्विटी शेयर्स को 8 रुपए पे ही रोक दिया है। कहना ही से आपने यहाँ पे 10,000 के शेयर्स कैंसिल नहीं करें, सिर्फ 2,000 के कैंसिल कर दिए। सर लैंग्वेज इज द बैरियर। ओके, ये बात समझ में आ रही, ये दोनों ट्रांजेक्शन में मतलब समझ में, इसमें और इसमें 19 लाख का फर्क है, समझे। तुमने मीम देखा होगा, हाँ सर मीम देखा, हाँ तो लैंग्वेज में घुमा रहा है, फिर तो सर फिर तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, यस ध्यान समझना। 8 पेड अप और 8 फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप है मतलब आपने पूरे 10,000 कैंसिल करे और 8,000 के नए इशू कर दिए। 8 पेड अप है मतलब जो 10,000 के थे उसमें से 2,000 के कम कर दिए, मतलब 2,000 की कैंसिल करे, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन 2000। डन, दिस वाज इन रिलेशन टू शेयर कैपिटल। रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में सिंपल सा है, क्वेश्चन स्टेट्स यूटिलाइज रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो आप क्या करोगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन, पक्का। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाओ लाइबिलिटी पर। लाइबिलिटी में वो क्या बोलता है, लाइबिलिटी पहली बात बुक्स में अपीयर हो रही है, हाँ सर हो रही है, पे ऑफ हो गई, अगर लाइबिलिटी पे ऑफ हो गई तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू मोड ऑफ पेमेंट टू रिकंस्ट्रक्शन। मान लो मैंने आपको बोला, मैं आप डिवेंचर होल्डर हो 6 लाख रुपए के, मैंने आपको बोला आप ये मेरी बिल्डिंग ले लो, इस बिल्डिंग का वैल्यूएशन है 4.5 लाख, और राइट ऑफ कर दो अपना पूरा क्लेम। मुझे बताओ आपको देने कितने थे, 6 लाख, 6 लाख देने थे ना, 4.5 लाख की आपने बिल्डिंग दे दी, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग टू रिकंस्ट्रक्शन 1.5 लाख। हाँ, कहना से यहाँ पे पूरा लाइबिलिटी सेट ऑफ हो गया, हाँ, लेकिन यहाँ पे लाइबिलिटी पे हुई थी, कुछ पार्ट पे हुआ था, लेकिन अगर लाइबिलिटी वेव ऑफ हो गई, वेव ऑफ मतलब अरियर ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट वेव्ड ऑफ बाय द डिबेंचर होल्डर्स, 24,000 का डिबेंचर्स का इंटरेस्ट था, वो वेव ऑफ कर दिया, मतलब क्या मुझे पे करना है क्या, नहीं पे करना, तो कहना इसे लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन ओनली, माफ कर दिया उन्होंने, हाँ डन, ओके सर। मतलब मैंने अभी तक मैं जो भी रिवीजन करा रहा हूँ मैं क्वेश्चन के हिसाब से करा रहा हूँ, आपको जो एडजस्टमेंट गिवन रहेंगे। डन बेटा। सर एक और चीज आ जाओ, अब आ जाओ किस पे, सर ऐसी कोई लाइबिलिटी जो अपीयर ही नहीं हुई बैलेंस शीट में, सर जब अपीयर नहीं हुई तो कौन सी होगी वो, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, और उस कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को वेव ऑफ कर दिया, जब कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी थी बुक्स में नहीं आ रही थी, ओके, पूरी वेव ऑफ कर दी तो कोई एंट्री आनी चाहिए, जब बुक्स में ही नहीं थी तो पे, और पे ऑफ भी नहीं की, वेव ऑफ ही कर दी, माफ कर दी, तो खत्म, कोई एंट्री नहीं, लेकिन पे करी है तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू मोड ऑफ पेमेंट। कई बार होता है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड 4 साल का अरियर में था, उसको 3/4 वेव ऑफ कर दिया और 1/4 पे ऑफ कर दिया, तो जो 1/4 है उसकी एंट्री हो जाएगी रिकंस्ट्रक्शन टू, और उस 1/4 के बदले में आप इक्विटी शेयर्स दे रहे हो, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये बात समझ में आ रही है, यही एंट्री करते हो आप मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मुझे बताओ लाइबिलिटी वाला चार्ट क्लियर है, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन, इसमें कितनी सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली, काफी सारी। सर अब आ जाते हैं असेट्स के बारे में। सर अगर असेट्स को अपन कम कर रहे हो तो कहने से उसको क्रेडिट क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बेटा बताओ, बताओ शेरू, करना पड़ेगा कि नहीं। यस सर, लाइफ विल बी मोर ब्यूटीफुल इफ यू हैव अंडरस्टूड जस्ट द कंसेप्ट ऑफ डेबिट क्रेडिट, कुछ नहीं है, ये सबसे आसान चैप्टर है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, ठीक है। सर असेट अगर बढ़ गया, असेट अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन, असेट कम हो गया, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू असेट, असेट को बेच दिया, कैश बैंक टू असेट, और जो भी प्रॉफिट हुआ वो रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सारा का सारा ड्रामा अंडर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम चल रहा है, हाँ, तो कहना ही से ये सारा का सारा जो भी डिफरेंस आएगा वो रिकंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए। सर यूज टू पे ऑफ लाइबिलिटी, याद है ये वही एंट्री जो अपन ने यहाँ पे लाइबिलिटी को डिबेंचर्स को पे ऑफ की थी, हमने बिल्डिंग दे दी, क्यों दे दी, सर डिबेंचर्स को पे ऑफ करना था, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन,
और सॉरी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, और अगर कुछ बैलेंसिंग बचा तो रिकंस्ट्रक्शन भी आ जाएगा। एम आई क्लियर चार्टर्ड? यस नो? और कोई प्रॉफिट एंड लॉस हुआ तो वो देखो अपन कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, जल्दी बताओ। ये सारा ये चार्ट मतलब इसमें चार्ट में पहली वाली चीज समझ में आ गई। आगे बढ़ जाऊं मैं, सभी लोग मुझे बताएंगे। झलक, कीर्ति, कोयल, कृष्णा, कृष्णोत्तमा, मानसी, मोहित, राखी, राशि, रिया, रोहित, सलोनी, सुयश, मयूख, एवरीबडी। अगली, सर जनरल एंट्री फॉर एक्सपेंसेस ऑन रिकंस्ट्रक्शन और एनी पेमेंट ऑफ एनी पेनल्टी। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई खर्चा आपका रिकंस्ट्रक्शन स्कीम आपने लगाई है, तो कहना ही से आपकी जेब से कुछ खर्चा तो जाएगा ना उस स्कीम को अडॉप्ट करने पे, हाँ या ना? तो रिकंस्ट्रक्शन टू कैश बैंक। सर ये खर्चा कहां से करोगे? सर आपने एक रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट ओपन किया ना, उसमें प्रॉफिट जा रहे हैं, लॉसेस जा रहे हैं, तो कह रहे से खर्चे भी तो वही बियर करेगा। हाँ, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। कंपनी पे कोई पेनल्टी है वो भी यहीं से पे ऑफ होगी। सर आपने ऑथोराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज कर दी, भाई साहब ऑथोराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज कर दी, उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। आपने बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी में चेंज लिया है, नो एंट्री। क्या कोई अकाउंटिंग इंपैक्ट पड़ता है कैंसिल? मुझे आप बताओ ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होती है? वो तो कंपनी की औकात होती है, उससे ज्यादा शेयर हो नहीं सकते। उसमें अगर आपने कोई इंक्रीज किया कुछ भी किया उसकी कोई एंट्री नहीं आई। डन? एम आई क्लियर? सी तक सबको क्लियर है? हाँ सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं, अकाउंटिंग इंपैक्ट थोड़ी आता है इसका। इसका तो सिर्फ डिस्क्लोजर आता है बैलेंस शीट में। सबसे पहले लिखते हैं ना ऑथराइज शेयर कैपिटल। पक्का? यहां तक में कोई डाउट्स? नहीं सर। सर अगला आता है सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। सब डिवीजन मतलब कोई शेयर 100 रुपए का है, उसको डिवाइड करके हमने एक शेयर 10 रुपए का कर दिया, मतलब हमारी वैल्यू सेम है, टोटल शेयर कैपिटल सेम है, लेकिन इक्विटी शेयर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। पहले थे 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, इज सब डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप एंट्री क्या करोगे, याद रखना, सब डिवीजन हुआ, सब डिवीजन हुआ। हाँ सर हुआ। मुझे बताओ किस पे इंपैक्ट हुआ, लाइबिलिटी पे या एसेट पे? लाइबिलिटी पर सर, लाइबिलिटी पर इंपैक्ट हुआ। हाँ, सबसे पहले आप पता क्या करोगे, ये जो 10 लाख की शेयर कैपिटल थी ना इसको कैंसिल कर दोगे, और नए 10 लाख के शेयर्स इशू करोगे जिसकी एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी होगी, 10। याद है ये वही वाली चीज है जो अपन ने यहाँ करी थी केस नंबर 1 में। यस नो? यहाँ 10,000 के शेयर्स कैंसिल करे थे, 8,000 के नए इशू करे थे। वही चीज अपन यहाँ कर रहे हैं, 10 लाख के शेयर कैंसिल करे जिसकी फेस वैल्यू कितनी थी, 100, और आगे जाके 10 लाख के नए शेयर इशू करे जिसकी फेस वैल्यू कितनी होगी। सर कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, इसको बोलते हैं अपन रिवर्स स्प्लिट, रिवर्स एंट्री। हमारे पास मान लो एक शेयर थे 10 रुपए के, अब हमने एक शेयर 100 रुपए का इशू कर दिया उतने ही डिनोमिनेशन में, तो कहना ही से जो 10 रुपए वाला शेयर था उसको हम कैंसिल कर देंगे और 100 रुपए वाले शेयर को इशू कर देंगे। ये सबको समझ में आई एंट्री? लाइफ इज ब्यूटीफुल और नॉट टिल नाउ? एवरीथिंग ठीक है, तो एक बार डी और ई को रीड करो फटाफट से। डी और ई को मैंने रीड करा दिया आपको। डन? आगे बढ़े सर। सेकंड लास्ट एंट्री, सेकंड लास्ट एंट्री, जितने भी लॉसेस है उनको राइट ऑफ मार दो। सर सबसे पहले अगर कोई प्योरल का डेबिट बैलेंस है हटाओ उसको। सर कोई गुड्डू है, जब कंपनी ही रिकंस्ट्रक्शन में चली गई है तो गुड्डू का क्या अचार रखोगे, हटाओ साले को। यस। मिसलेनियस एक्सपेंस, miscellaneous expense, discount on issue of shares, discount on issue of debenture, preliminary expenses, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इतनी सारी चीजें सब के सब साले मिसलेनियस एक्सपेंस। ये कौन है, इसे कुछ और नहीं फिक्टिशियस असेट्स भी बोलते थे अपन। यस और नो? एंट्री कुछ ऐसी हो जाती है, रिकंस्ट्रक्शन डेबिट टू पीओरएल टू गुडविल टू मिसलेनियस एक्सपेंस। अब सर हमने बना लिया रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, वो पूरा अकाउंट है, उस पूरे अकाउंट में जो भी बैलेंस बच गया, जो भी बैलेंस बचा वो चला जाएगा बेटा कैपिटल रिजर्व। कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व। दिस विल बी अवर लास्ट एंट्री ऑफ द चैप्टर। ट्रांसफर फॉर बैलेंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व, रिकंस्ट्रक्शन टू कैपिटल रिजर्व, खत्म। पक्का?
तुमको समझा कि नहीं? हाँ या ना? टेल मी चार्टर्ड्स। चार्टर्स तो ठीक है, ऑल माई सीए फाइनलिस्ट। अब कुछ मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स लिखाए थे और फिर मैंने स्टेप्स लिखाए थे और फिर क्वेश्चंस पे आ गए थे अपन। तो चलो, इफ क्वेश्चन स्टेट्स दैट पर्टिकुलर असेट इज रीवैल्यूड बट अमाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन इज नॉट गिवन। अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक कोई पर्टिकुलर एसेट है, मतलब मान लो अपने क्वेश्चन में गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग इज रीवैल्यूड, लेकिन ये नहीं दिया कितने से। नाउ प्रॉब्लम आई। नाउ लाइफ विल बी हेल if you don't know the revaluation amount. Yes, no, so you can calculate it. How? Sir, what you do, जो आपका बैलेंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट है ना, उसमें रिवैल्यूएशन अमाउंट और बैलेंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज ट्रांसफर्ड टू पर्टिकुलर असेट व्हिच इज नथिंग बट द रिवैल्यूएशन। उस केस में आप क्या मान लोगे कि जो आपका बैलेंस बच रहा है रिवैल्यूएशन का, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का जो बैलेंस बच रहा है दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। पक्का? पक्का पक्का, कच्चा कच्चा? फटाफट से रीड करो। चार्टर्ड्स, आगे बढ़ जाएं। एवरीबडी, अंजलि, अश्विनी, भरत, गौरी। गौरी ब्रांच नहीं चल रहा है, तू आगे यार। झलक, कीर्ति, कोयल, कृष्णोत्तमा, कुशल, मानसी, मोहित, राखी, सुयस। एवरीबडी आगे बढ़ जाए। क्यों सर आपने परमिशन? सुयश भाई ने बोला सर आप आगे बढ़ो। इफ क्वेश्चन स्टेट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स सफर नो रिडक्शन इन देयर राइट्स अप टू अमाउंट स्पेसिफिकली स्टेटेड, up to amounts specifically stated, it means equity shareholders will not reduce by a specific amount but will reduce the or sacrifice as much as required by the scheme. याद रखना, क्वेश्चन में इतना बोल दिया है, क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ बोल दिया जाए, क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोल दिया जाए, कैसा बताता हूं कि यार इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो राइट्स हैं 1 लाख तक के उनके पास राइट्स बचे रहेंगे, तो कहना है से उसके अलावा आप बाकी का कुछ भी रिड्यूस कर सकते हो, सेक्रीफाइस करवा सकते हो उनसे। यस और नो? मान लो आपकी बैलेंस शीट में 10 लाख के शेयर गिवन है, 10 लाख की शेयर कैपिटल गिवन है, क्वेश्चन में दिया है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स सफर नो रिडक्शन इन देयर राइट्स अप टू ₹1 लाख स्पेसिफिकली स्टेटेड, ऐसा कुछ स्पेसिफिकली स्टेटेड है क्वेश्चन में। तो मुझे एक बात बताओ, आप कितना रिडक्शन कर सकते हो क्वेश्चन? मैक्सिमम 9 लाख तक का। पक्का? पक्का? क्या 9 लाख के ऊपर जा सकते हो? नो। तो उसने भी यही बोला, इट मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर विल नॉट रिड्यूस बाय स्पेसिफिक अमाउंट बट विल रिड्यूस और सेक्रीफाइस एज मच एज इज रिक्वायर्ड बाय द स्कीम। ठीक है, तो बाकी का लॉस पे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट देखेगा। ठीक है, डन, ओके, डन 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 डन। ये देखो, ये कंबाइंड एंट्री वही वाली जो अपन ने शुरुआत में देखी थी ना, 10 के कैंसिल करे फिर 8 के नए इशू करे, तो ये एक्चुअल में कंबाइंड एंट्री है। एक्चुअल में यहाँ पे 2 एंट्री होती है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन 10,000 के कैंसिल कर दिए और रिकंस्ट्रक्शन टू इक्विटी शेयर्स 8,000, कहने से नेट इफेक्ट 2,000 का आता है रिकंस्ट्रक्शन पे। ये हमने कंबाइंड एंट्री कर दी इन दोनों की, हम हमेशा ये वाली एंट्री पास। बट इसका लॉजिक क्या है, पहले कैंसिल हो गए फिर नए इशू में, कहां से? रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, लास्ट चीज इन्होंने बोली है, बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन शुड कंटेन वर्ड्स एंड रिड्यूस्ड। बस खत्म। 3 चीजें करनी है इस पूरे चैप्टर में। स्टेप नंबर 1 जर्नल एंट्री, स्टेप नंबर 2 लेजर्स। लेजर हमेशा हमें 4 बनाने हैं, एक तो रिकंस्ट्रक्शन अगर पूछा है तो ही, बैंक अकाउंट हमेशा बनाना, इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा बनाना और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हमेशा बनाने की कोशिश करना जब वो पूछे। पक्का? डन? हाँ, मान लो पहला क्वेश्चन है, ये आपके मॉड्यूल का ही है। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, बैलेंस शीट ऑफ नेपच्यून लिमिटेड इज गिवन बिलो, 80,000 इक्विटी शेयर गिवन है इसमें। हाँ सर, गिवन है सर। एज ऑन 31 मार्च 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 8 लाख, 5,000 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच 5 लाख, 6% सिक्योर्ड बाई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 375, अरियर ऑफ इंटरेस्ट 22,500 तो 397 हो गया ये। ठीक है, डायरेक्टर का लोन है 3 लाख,
क्रेडिटर है, सुंदरी क्रेडिटर्स है 17,500, प्री होल्ड प्रॉपर्टी 5 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 180, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 170, डेटर्स 450, स्टॉक 2 लाख। ये देखो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स दिए हैं, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और P&L का बैलेंस एसेट साइड दिया है, मतलब लॉस में है। कोर्ट अप्रूव्ड अ स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑन 1 अप्रैल 2011। टर्म्स क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिटन डाउन टू 75 ईच एंड इक्विटी शेयर्स टू 2 ईच। मुझे बताओ 10 की जगह कितने का हो गया एक शेयर? 2 का हो गया इक्विटी शेयर, और ये 100 की जगह कितने का हो गया? 75 का हो गया। एंट्री क्या हो जाएगी? पुराना वाला पूरा कैंसिल करो, नए वाले के हिसाब से 75 अनाउंस कर दो, और ये देखो इक्विटी शेयर कैपिटल भी पुराना वाला कैंसिल करो और नया वाला इशू कर दो, और दोनों के चीजें कहाँ जाएंगी? रिकंस्ट्रक्शन। दूसरा एंट्री, प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर फॉर 4 years टू बी वेव्ड बाय 75%। मुझे बताओ प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर में था, ये तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी थी। कितना था प्रेफरेंस डिविडेंड, जरा निकाल के बताना। सर देखो 5 लाख इंटू 6% इंटू कितने साल के लिए? 4 years के लिए, ठीक है। इसका 75%, तो कहना ही से आपने 90,000 का वेव ऑफ कर दिया। अच्छा 90,000 का वेव ऑफ कर दिया। अब एंड फॉर द बैलेंस इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 टू बी अलॉटेड। मुझे एक बात बताओ, बैलेंस कितना? बैलेंस जो डिविडेंड है उसको आप पे ऑफ कर रहे हो, पे ऑफ कर रहे हो 2 इक्विटी शेयर इशू करने पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रेफरेंस डिविडेंड 5 लाख इंटू 6%, 30,000 आया। 30,000 आया कि नहीं? ये 1 साल का है, कितने साल का अरियर में था? 4 साल का। ये गलती करते नहीं तो एग्जाम में। इंटू कर दो 4, कितना हो गया? 1,20,000। कितना हो गया? 1,20,000। इसमें से 75% आपने वेव ऑफ कर दिया, मतलब 75% की कोई एंट्री नहीं होगी, तो इंटू करना 75%। 90, 90 लेस कर दो 1,20,000 में से कितना बचा? 30। 30 लाख के बदले में हम ₹2 का एक शेयर इशू कर रहे हैं, मतलब हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? रिकंस्ट्रक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इस तरह से 30 आया है। ये बात समझ में आ रही चार्टर्ड्स? 5 लाख इंटू 6% इंटू 4 years इंटू 25%, 75 तो वेव ऑफ हो गया, उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। हाँ सर। अगला बोले सुनो, अरियर ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट इज टू बी पेड इन कैश। तो जो 22,500 का इंटरेस्ट था, अरियर ऑफ इंटरेस्ट टू कैश बैंक, कैश बैंक। सर अगला ट्रांजेक्शन, डिवेंचर होल्डर्स एग्री टू टेक वन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू इसकी 350 है, वैल्यूएशन 3 लाख इन पार्ट पेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग, बैलेंस डिवेंचर टू रिमेन एज लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। मुझे एक बात बताओ, 375 में से आपने 3 लाख के बदले में प्रॉपर्टी दे दी, एंट्री क्या हो जाएगी? 6% डेबिट 3 lakhs टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी की गई? 350, लेकिन आपने लाइबिलिटी 3 लाख की चुकाई, मतलब बैलेंस कितना आ गया? रिकंस्ट्रक्शन। अगला क्या दिया है? डेफर्ड एक्सपेंडिचर रिटन ऑफ, उसको भी राइट ऑफ मार दिया आपने। रिकंस्ट्रक्शन टू डेफर्ड एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। स्टॉक कम हुआ है, रिटन डाउन फुल्ली इन द बुक्स, ठीक है। 50% डेटर्स भी कम करने हैं, और रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आफ्टर टेक ओवर बाय डिवेंचर होल्डर टू बी वैल्यूड एट 350। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो? स्टॉक को कम कर दिया, डिवेंचर को भी कम कर दिया। रिकंस्ट्रक्शन टू डिवेंचर 4.5 लाख के डिवेंचर थे, 50% से प्रोविजन कम कर दिया। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की बची थी? आपने 3,50,000 की दे दी थी, 5 लाख की बैलेंस शीट में थी। मुझे बताओ 5 लाख की बैलेंस शीट में थी, 350 की आपने डिवेंचर होल्डर को दे दी, कितने की बची? 1.5 लाख। इस 1.5 लाख का वैल्यूएशन आज की डेट में कितना है? 3.5 लाख। कहना इसे 2 लाख का रिवैल्यूएशन हुआ है। ये रिवैल्यूएशन कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा? नो, रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के दौरान हुआ है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में जाएगा। ओके, तो ये देखो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन 2 lakhs। सर इसके बाद क्या था? इन्वेस्टमेंट 2 लाख के उनने बेच दिए। इन्वेस्टमेंट थे कितने के? 170 के, मतलब 30 के प्रॉफिट पे बेचे। ये देखो, कैश बैंक टू 2 lakhs, टू रिकंस्ट्रक्शन 30, टू इन्वेस्टमेंट 170, खत्म। सर डायरेक्टर के लोन के बारे में अगली एंट्री है, 80% डायरेक्टर लोन टू बी वेव्ड एंड द बैलेंस इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड एट 2। डायरेक्टर का लोन कितने था? 3 लाख, 80% वेव्ड कर दिया, मतलब
3 × 80% माफ कर दिया, 240 का माफ किया, 60 के बदले में शेयर्स दे दिए, होगी एंट्री। डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है सर। इसके बाद कोई रिकंस्ट्रक्शन का एक्सपेंस था क्या? नहीं। हाँ है ना, 20,000। और 5 लाख का कमिटमेंट पेनल्टी है, तो 5 लाख इंटू 3%, 15,000 का एक ट्रांजेक्शन और एक 20,000 का, तो रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक ये तो खर्चा हो गया, और रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक 15,000 ये पेनल्टी पे करी। अब इसके अलावा कुछ और बचा है क्या? नहीं। सेकंड लास्ट एंट्री में हम हमारा एक से ये बचा है पीओरएल लॉस वाला, तो रिकंस्ट्रक्शन टू पीओरएल। अब मैंने जो बनाया है यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाया था, नहीं पूछा नहीं क्या इसने? इसने अपने से पूछा ही नहीं था, तो अपन ने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट नहीं बनाया। क्रेडिट साइड वाला बैलेंस ऐड करते जाओ और डेबिट साइड वाला लेस करते जाओ, तो आपको पता चलेगा 180 बच रहा है। 180 चला जाएगा कहाँ? कैपिटल रिजर्व। बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नील, बाकी सारे कैश के जितने भी एंट्रीज के थ्रू ट्रांजेक्शन है, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कैश का या बैंक का। इक्विटी शेयर कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस आपका 8 लाख था, और उसके बाद जितने भी ट्रांजेक्शन हुए इक्विटी शेयर के वो भी निकाल लो। सर इससे क्या फायदा हो जाएगा? इससे हमें क्लोजिंग इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा करेक्ट मिलेगी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी सेम चीज करनी है, ओपनिंग बैलेंस, फिर जो भी रिकंस्ट्रक्शन के इफेक्ट हुए और जो बचा वो क्लोजिंग। एम आई क्लियर? फटाफट से आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी, और यहाँ पे सिर्फ एक ही नोट आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाला। फिर आएगा दूसरा पीपीई का। इसके अलावा सारी चीजें एज इट इज आपको दिखा देनी है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ कैपिटल रिजर्व बचा 180 का, और बाकी ऊपर जनरल एंट्रीज के थ्रू आ जाएगा, बाकी सब बैलेंस शीट के थ्रू दिख ही रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना प्रेजेंटेशन करना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ। क्या ये आप कर पाओगे 10 मार्क्स में? कर पाओगे हाँ या ना? जल्दी बोलो, आगे बढ़े। आ जाओ इस पे। एक शेयर सरेंडर भी अपन करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप ना कर पाओ, तो इसको आप खुद से एक बार रिवाइज कर लेना। लेकिन मैं इसमें आपको कुछ ट्रिकी पॉइंट होगा तो मैं बता देता हूँ। इट इज, ये देखो पढ़ो। इट वॉज बिलीव, ये बैलेंसेस गिवन है आपको। इट वॉज बिलीव दैट द वर्स्ट वॉज नाउ ओवर एंड कंपनीज न्यू इन्वेंशन वॉज सर्टन टू ब्रिंग साइजेबल प्रॉफिट इन फ्यूचर। अब प्रॉफिट आने वाला है, बट एट प्रेजेंट द एडिशनल वर्किंग कैपिटल वॉज बैडली रिक्वायर्ड, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वॉज इन अरियर्स फॉर लास्ट 3 years. The company had a very valuable property which stood highly understated in the balance sheet, which it could not afford to sell, that being the required for the business. Okay. In the view of the shareholders and creditors, following scheme of reconstruction is adopted. All fictitious assets, including invention and promotion expenses, were to be written off. जितने भी fictitious assets है उनको write off कर दोगे? कर पाओगे इतना? आराम से कर दोगे सर। ये सेकंड लास्ट एंट्री में करना। 30,000 डेटर से राइट ऑफ करना है, 2 लाख स्टॉक से, 1.5 लाख प्लांट एंड मशीनरी से भी राइट ऑफ करना है। तो हम तो सेम चीज वही करते रहते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, टू इनोवेशन एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, पीओरएल, डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीन, जो भी हमें कम करना था सब हमने एक ही एंट्री में मार दिया, और टोटल कर दिया रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का 7,90,000। आसान था पहला एडजस्टमेंट। सर दोनों एडजस्टमेंट की मैंने एंट्री इकट्ठी कर दी थी। कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर्स कितने के थे? 12% के, ठीक है। were given an option of subscribing equity share of 30 each up to 50% of the face value, and subscribing preference share of 50 each up to 25% and the face of their face value, and remaining 25% what to be paid them in cash. All debenture holders exercise their option. कितने के थे? 90,000। तो देखो 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 90,000, उसके बाद 50% ने इक्विटी शेयर्स ले लिए, तो 50% मतलब 45,000 ने इक्विटी शेयर्स ले लिए बेटा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर आपकी थी तो उसने बाकी के 25% और बाकी का कैश बैंक से पे कर दिया। एक शेयर 30 का था, यहाँ पे एक शेयर 50 का था, कोई दिक्कत नहीं। अगला, ऑल रिजर्व टू बी यूटिलाइज। ऑल रिजर्व, कितने रिजर्व दिए? एक तो कैपिटल रिजर्व गिवन है, एक सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है, बस आपने एंट्री क्या कर दी, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, कैपिटल रिजर्व डेबिट, टू रिकंस्ट्रक्शन, सारे यूटिलाइज करके आप रिकंस्ट्रक्शन में ले आए। डन। Creditors being unsecured agree to reduce their claim by 25% on the condition that they will be paid before 31st March
एंड दे आल्सो एग्रीड नॉट टू चार्ज एनी इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ पेमेंट। मुझे बताओ क्रेडिटर्स अपना 25% से क्लेम कम कर रहे हैं, बाकी का उनको पेमेंट मिलेगा। एनआई से आप एंट्री करोगे क्रेडिटर्स डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन और 160 का 25%, 40,000 ये एंट्री हो गई। सर इसके बाद आपने क्या एंट्री करी, प्रेफरेंस शेयर्स को रिड्यूस कर दिया 50 पर शेयर और इक्विटी शेयर को 30 पर शेयर कर दिया। वही जो पहली एंट्री करते थे प्रेफरेंस शेयर 100 वाले कैंसिल करे, 50 के न्यू इशू कर दिए रिकंस्ट्रक्शन से, या इक्विटी शेयर 100 वाले कैंसिल करे और 30 वाले न्यू इशू कर दिए। सर लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड एट अ फिगर सो एज टू पुट थ्रू द एंटायर स्कीम। मुझे बताओ लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यू हुआ है लेकिन किस फिगर से ये नहीं बताया, तो रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंसिंग आएगा, यस और नो? ये वही वाला ट्रांजेक्शन है जो अपन ने बोला था, जवाब दो। यस इट विल बी बैलेंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। बैंकर्स टू बी पेड फुल्ली फॉर द पर्पस कंपनी इशू 6,000 इक्विटी शेयर्स उतने, बैंक लोन आपने पूरा पे कर दिया और उसके लिए आपने इक्विटी शेयर्स भी इशू कर दिए, तो ये दोनों एंट्री पास हो गई, ठीक है। अरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज कैंसल्ड, फिर तो इसकी कोई एंट्री होनी नहीं। बैलेंस शीट बनानी है और प्रिपेयर करना है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, एंट्री नहीं पूछी थी, एंट्री आपका वर्किंग नोट है। आप अगर सारी एंट्रीज का इंपैक्ट देखोगे तो 2 लाख का बैलेंसिंग फिगर, दिस इज नथिंग बट रिवैल्यूड अमाउंट। और आपने बैंक अकाउंट बनाना ही था, आपने ओपनिंग बैंक अकाउंट में कुछ था नहीं, आपने सारे बैंक के ट्रांजेक्शन एडजस्ट करे और जो क्लोजिंग बचा दैट इज क्लोजिंग कैश इन बैंक, इससे अपनी कैश इन कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल में आपने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किया और क्लोजिंग निकाला बाय एडजस्टिंग ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू इक्विटी शेयर्स। सेम आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी अकाउंट खोल के क्लोजिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी निकाल लिया और इस तरीके से आपने बैलेंस शीट बनाई। तो आपको अगेन नोट नंबर 1 यहाँ बना और नोट नंबर 2 पीपी में लगा, बाकी सारे आपके आसानी से। बोलो इसमें कुछ टफ था? कुछ भी टफ नहीं था। स्टडी मटेरियल का नाटा सर की बुक का क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन बहुत माइंड ब्लोइंग है, ये अगर नहीं किया तो आप एग्जाम में अगर और ये आ गया तो अपने से नहीं बनेगा, और अगर नहीं बना तो फिर अपन मुंह लटका के वापस आ जाएंगे, तो ये अपने को करना नहीं है। इस क्वेश्चन को एक बार मेरे साथ रीड करिए। क्वेश्चन में गिवन क्या है सर, एक रिसीवर सॉरी रिपेयर लिमिटेड है, रिपेयर लिमिटेड इज इन दी हैंड्स ऑफ रिसीवर फॉर डिबेंचर होल्डर। ये आपको बैलेंस शीट नहीं गिवन है बेटा, ये आपको स्टेटमेंट गिवन है। आपके पास 6 लाख के 6,000 के शेयर्स हैं जिसमें से 30 अनपेड है, ठीक है। फर्स्ट डिवेंचर है 3 लाख के, सेकंड डिवेंचर है 6 लाख के, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है आपके 4.5 लाख के। पीपीई की कॉस्ट है 390, लेकिन उसको अगर आप बेचने जाओगे तो 1.5 लाख ही मिलेंगे। कैश आपके पास है 270, तो टोटल आपके पास कितना हो गया 420, जिसमें से अनकॉल्ड कैपिटल भी अभी आप कॉल करोगे तो कहना ही से एक अस्थि और कॉल कर सकते हो। सर कैसे? एक अस्थि कुछ और नहीं है, 30 पेड अप था, 6,000 इंटू 30 कर दो अनपेड, एक अस्थि आ जाएगा। ये 6 लाख है और आपका लॉस है 7.5 लाख का, तब आपका लॉस गिवन है। अब मुझे एक बात बताओ, वो आपको बोल क्या रहा है, ध्यान। ए होल्ड्स फर्स्ट डिवेंचर ऑफ 3 lakhs एंड सेकंड डिवेंचर ऑफ 3 lakhs। ये जो फर्स्ट डिवेंचर है 3 लाख के, ये मिस्टर ए हैं जो होल्ड करके बैठे हैं, और ही इज ऑल्सो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर 90, इस 4.5 में 90,000 भी इसी के पास। ए के पास क्या क्या है, फर्स्ट डिवेंचर, सेकंड डिवेंचर और ये 690 इसके पास। बी के पास क्या है, 3 लाख के सेकंड डिवेंचर है और अनसिक्योर्ड 60,000 के। एम आई क्लियर? वो बोल रहा है ए इज टू कैंसिल ₹2,10,000 ऑफ टोटल डेट ओड टू हिम। मुझे बताओ टोटल आपको देना कितना था ए को, जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ ना, टोटल कितना अभी मैंने बताया सर, 3 + 3 6 + 90, 6,90,000 उसको देना है। अरे हाँ या ना? टू ब्रिंग 30,000 इन कैश and to take first debenture in cancellation of those already issued to him for ₹5,10,000 in satisfaction of their all claim। वो बोल रहा है 690 का तो जो आपका क्लेम है उसमें 30,000 और कैश लेके आ, तो टोटल कितने हो जाएंगे 7,20,000। इस 720 के चलते हम तेरे को 5,10,000 दे देंगे। ध्यान समझना क्या बोला,
690 उसका टोटल डेट था, उसमें वो बोल रहा है ब्रिंग करे 30,000 इन कैश, तो कितना हो जाएगा? 720 का क्लेम हो जाएगा उसका। अरे हाँ है ना, ये देखो मैंने लिखा भी था, 3 लाख फर्स्ट, 3 लाख सेकेंड और 90, ये हो गया 690। इसमें 30,000 वो कैश और लाया, तो उसका टोटल क्लेम कितना होगा? 720। उस 720 के बदले में आप 210 510 दे रहे हो, कहना इसे 210 रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। एंट्री देख लो, ये देखो, फर्स्ट डिवेंचर अकाउंट डेबिट, सेकंड डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट डिवेंचर टू रिकंस्ट्रक्शन, खत्म। सेकंड, बी इज टू एक्सेप्ट 90,000 इन कैश इन सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल क्लेम्स बाय हिम। मुझे बता बी का टोटल क्लेम कितना था? 3 प्लस 3 प्लस 60, 360, ये देखो 3,60,000। उसको बोल रहा है, बोले तू सुन, 90,000 कैश ले ले और बाकी का भूल जा, मतलब 270 का रिकंस्ट्रक्शन में चला गया। 3,60,000 का जो क्लेम था, जिसमें से 90,000 अपन ने कैश दी, तो 270 रिकंस्ट्रक्शन में चले गए। हाँ, खत्म। कहना ही सही, ये दोनों ट्रांजेक्शन समझ में आए। इन दोनों की लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल होती है, बाकी है आसान। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसने पूछा क्या था? गिव नेसेसरी जनरल एंट्री। जनरल एंट्री सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन में हमें पहले बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, जैसे तो पीपी अपने को 390 का दिया है कॉस्ट में, कैश अपने को 270 दिया है, ठीक है, कैश अपने को 270 दिया है, ट्रेड पेबल 4.5, सेकेंड डिवेंचर फर्स्ट डिवेंचर गिवन है। मुझे बताओ, 60,000 शेयर थे जिसमें से 30 पेड अप था, तो 180, बाकी का बैलेंसिंग पीओरएल में लॉस है हमारा। मतलब ये जो लॉस है 7.5 का नहीं, ये डिफिशियंसी गिवन है, ये टोटल लॉस नहीं है। अपने को टोटल लॉस पूरा निकालना पड़ेगा। वो टोटल लॉस कैसे आया? अपन ने जब बैलेंस शीट बनाई तो अपने को पता चला 8,70,000 का लॉस। सर ये क्यों बनाया? क्योंकि बेटा सेकंड लास्ट एंट्री में अपन मिसलेनियस एक्सपेंडिचर और पीओरएल का डेबिट बैलेंस अपन राइट ऑफ करते हैं ना रिकंस्ट्रक्शन से, वो अमाउंट कहां से निकालेंगे? वर्किंग नोट 2 में हमने यहाँ पे देख लिया कि किसके पास कितना पे, किसको कितना पे करना है। ए को 690, बी को 360, और अदर्स कितने हैं? 3 लाख। राइटर अदर देन ए एंड बी कितने हैं? 3 लाख। अब उसके लिए क्या बोलता है, ध्यान से देखो। In full settlement of the 75% of the claim, unsecured creditors other than A and B agree to accept 4 shares of 7.5 each. 4 shares of 7.5 each. ठीक है, fully paid against their claim for each share of ₹60। मतलब 4 इंटू 7.5 करोगे तो कितना आ गया? 30 इंटू 60 इंटू 60। चलो इसको ऐसे अपन थोड़ा सा और देखते हैं आगे। रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। fully paid against their claim for ₹60, the balance 25% is to be postponed and to be payable at the end of 3 years from the date of court approval. Nominal share capital is to be increased accordingly. Uncalled capital is to be called up in full and 52.5 per share is cancelled, thus making the shares of 7.5। वो आपको क्या बोल रहा है कि जो 3 लाख का टोटल क्लेम है उसमें से 25% आप अभी आप सेटल नहीं कर रहे, तो अभी भी आपका लोन कितना बचा है? 75। अब आपका बचा है 225 जो आप सेटल करने वाले हो। इसके बदले में आप इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो, एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 60, और 60 वाला 4 इक्विटी शेयर, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 इंटू 225 डिवाइड बाई 60, यानी से आप 15,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो इंटू 7.5 ईच। ये जो 7.5 ईच जैसे ही आपने इंटू किया, क्या गया? 112500। बाकी का आपका बैलेंसिंग बचा, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन। ये आपका इस क्वेश्चन में सबसे ट्रिकी पॉइंट था, सबसे टिपिकल पॉइंट था ये। इन सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम्स, in satisfaction of their claims of unsecured creditors other than A and B, they have been issued 4 equity shares of rupees 7.5 each for 60 per share। तो मुझे बताओ उनका टोटल सेटलमेंट था कितने का? 225, 75% का। इस 225 में आप कितने शेयर्स इशू कर रहे हो? 4 60 वाले 225 के लिए, कहना ही से ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आपका अमाउंट आ गया इंटू 7.5। बाकी का रिकंस्ट्रक्शन
ये सबको समझ में आया कि नहीं बेटा? इसके बाद अगला क्या था? बस कुछ नहीं, इनने कैंसिल कर दिए बाकी कैपिटल। तो देखो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू अनसिक्योर्ड लोन 75, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 112500, टू रिकंस्ट्रक्शन 112500। अच्छा, लास्ट में इन्होंने क्या किया है? अनकॉल्ड कैपिटल कॉल करी, तो देखो क्या एंट्री पास करी होगी? शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जितना अनपेड था वो बुला लिया, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल इतना कर दिया, और उसके बाद 60 वाला कैंसिल करके 7.5 में हर एक शेयर को ले आए, इतने का कर दिया टू रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन डेबिट टू प्योरल, खत्म। 870। दिस वॉज द इंटायर क्वेश्चन। क्वेश्चन को एक बार फटाफट से देख लो, है ना, और जैसे ही देख लो मेरे को क्लिक कर देना, मैं उसके बाद आगे बढ़ूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर सरेंडर पर। वी हैव कंप्लीटेड इंटायर रिकंस्ट्रक्शन इन अराउंड 40 मिनट्स। ओके ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, दैट इज शेयर सरेंडर। सर शेयर सरेंडर क्या बोलता है? सर टिल नाउ वी हैव सीन दैट इक्विटी शेयर सेक्रीफाइस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी from their paid up value of shares. What if equity share surrenders in terms of their shareholding? अब यहाँ पे जब शेयर सरेंडर की बात हो रही है, तो वो यहाँ पे पैसे के टर्म्स में सरेंडर नहीं कर रहे हैं। देखो अभी तक अपन ने जो सीखा ना पूरे रिकंस्ट्रक्शन में, वो ये देखा था कि मान लो 100 रुपए का शेयर है इक्विटी शेयर, वो 10 रुपए का हो गया, 80 रुपए का हो गया, लेकिन क्या उसकी शेयर होल्डिंग कम हुई थी क्या? शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज नहीं हुआ था। करेक्ट। अगर स्प्लिट हुआ, सब डिवीजन हुआ था या कंसोलिडेट हुआ था शेयर, तो भी उतने ही रेशियो में हुआ था, बट यहां पर शेयर होल्डिंग में सेक्रीफाइस हो रहा है। when equity shareholders surrender in terms of their shareholding, then the concept of share surrender applied। यहां पे कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हो गया? शेयर सरेंडर। सर एग्जांपल, मान लो 10 शेयर थे 100 रुपए के, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, वही 10 शेयर्स अगर 80 के हो गए, तो मतलब 20 रुपए पर शेयर अपन ने लॉस किया, यस और नो? लॉस किया। लेकिन मुझे बताओ, अभी पहले भी मेरे पास 10 शेयर होल्डर्स 10 शेयर्स थे, अभी भी 10 शेयर्स हैं, क्या मेरे शेयर होल्डिंग पे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। लेकिन लेकिन यहां पर मैं बोलूं कि 10 शेयर्स हैं इंटू 100, अब 8 शेयर है इंटू 100, कहना इसे अब भी 200 का ही लॉस है, लेकिन इस बार 200 का लॉस ड्यू टू शेयर होल्डिंग लॉस है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में लॉस है। यहाँ पे शेयर्स कम हो गए ना यार। पक्का? ये समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे क्या थे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बराबर थे, तो कोई शेयर होल्डिंग में लॉस हुआ नहीं। लॉस पेड अप शेयर कैपिटल में 200 का हुआ, लेकिन ड्यू टू व्हाट, मनी टर्म्स में हुआ। बट यहाँ पर शेयर होल्डिंग में ही कमी हो गई। एक शेयर 100 का अभी भी है, पहले भी था, लेकिन अब पहले 10 थे अब 8 है, कहने से 2 शेयर का लॉस हुआ, 200 का अभी भी लॉस हुआ है, लेकिन यहाँ पे शेयर होल्डिंग आपकी अब 80% बची है। पहले 110, पहले 10% शेयर होल्डिंग थी, अब 80% बची, 8% बची। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स में फर्क पड़ रहा है ड्यू टू शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज हुआ। तो एक बार पढ़ो इसको, क्या बोल रहा है? when equity shareholders surrender in terms of their shareholding, then the concept of share surrender applied। am I clear बेटा? सर एग्जाम्पल, सर एक शेयर है 10 रुपए, 10 इक्विटी शेयर है 100 रुपए के, टोटल शेयर कैपिटल कितनी हुई आपकी? टोटल शेयर कैपिटल कितनी हुई? 1000। इक्विटी शेयर आर रिड्यूस टू ₹80 ईच पेड अप, कैन आई से 100 की जगह वो 80 का हो गया, तो आप एंट्री क्या पास करोगे? फुल्ली पेड अप लिखा है क्या? नहीं, 80 पेड अप लिखा है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू रिकंस्ट्रक्शन 200 200। पक्का? डन। यहां पर क्या हुआ? इक्विटी शेयर्स आर सब डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, पहले आपने उसको सब डिवाइड किया, एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स सरेंडर 20% ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। नाउ दे आर सरेंडरिंग 20% ऑफ द शेयर होल्डिंग। तो इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 100 वाला कैंसिल किया, 10 रुपए का बनाया, इस 10 में से 20% आपने फिर से सरेंडर कर दिया, तो यहाँ एक नया अकाउंट ओपन हुआ, टू शेयर सरेंडर अकाउंट। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया बेटा? पक्का? जल्दी बताओ, यस नो? ऑल माय फ्यूचर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ग्रेट सर ग्रेट।
शेयर सरेंडर वुड बी यूज टू इशू इक्विटी शेयर्स टू अदर लाइबिलिटीज। मतलब जो अदर लाइबिलिटीज हैं, कौन सी दो लास्ट की एंट्री? देखो क्या हुआ, क्या हुआ यहां पर, 100 रुपए का शेयर था बेटा, 100 रुपए का जो पेमेंट था, 10 रुपए पहले हमने सब डिवाइड किया, तो हमने एंट्री करी इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपीज वाला डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज वाला क्रेडिट। मतलब 100 वाला कैंसिल किया और 10 वाला इशू कर दिया। इसके बाद उसने अगली लाइन में बोला था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है ना वो सरेंडर कर देंगे 20% ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। तो मेरे शेयर सरेंडर अकाउंट में कितना आ जाएगा, मैं एक नया अकाउंट खोलूंगा शेयर सरेंडर इक्विटी शेयर कैपिटल 20%, 1000 का 20% कितना हुआ, 200 टू शेयर सरेंडर। ये जो भी बैलेंस 200 का आया है शेयर सरेंडर में, इस शेयर सरेंडर से हम अपनी आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। और उसके बाद कुछ बच गया तो उसको, उसके बाद कहां पे बच गया, शेयर सरेंडर में, तो उसको हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करें। पूरी बात समझना, शेयर सरेंडर में जो अमाउंट आया वो उसको काय में यूज करना है, पहला लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। हाँ, फिर जो भी बैलेंस बच गया, अगर कुछ बचा, उसको हम लास्ट में रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर कर देंगे। बस इतनी सी बात है। ये देखो पढ़ो लाइन, शेयर सरेंडर वुड बी यूज टू इशू इक्विटी शेयर्स टू अदर लाइबिलिटीज। ठीक है सर। शेयर सरेंडर नॉट इशूड और अनयूटिलाइज्ड विल बी कैंसल्ड बाय ट्रांसफरिंग टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। कैसे किया सर, मुझे क्रेडिटर्स थे 100 रुपए के, उनको अपन ने इक्विटी शेयर्स दे दिए। हाँ, तो अपन ने क्या किया, शेयर सरेंडर में मेरे पास कितना है, मान लो 60 रुपए का था अमाउंट, 60 रुपए का ट्रांसफर कर दिया। अब ये देखो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, ये एग्जांपल मैंने लॉजिक डेवलप करने के लिए बताए थे, इसको मैं अभी यहाँ पे नहीं करवाने वाला, मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पे ले जाता हूँ, तो ज्यादा बेटर रहेगा। याद रखना, आपने यहां तक मेरे साथ कंसेप्ट समझ लिया शेयर सरेंडर का। शेयर सरेंडर क्या होता है, पहला, शेयर होल्डिंग पैटर्न में इक्विटी शेयर होल्डर की इक्विटी शेयर होल्डर्स के स्टेक में अगर कमी आ रही ड्यू टू डिक्रीज इन शेयर होल्डिंग पैटर्न, दैट इज देन द कंसेप्ट ऑफ शेयर सरेंडर अप्लाई। उसमें अपन उतना डिक्रीज वाला शेयर होल्डिंग ट्रांसफर मार देंगे, उस अकाउंट से क्या यूटिलाइज करेंगे, आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे करेंगे, और जो भी बचा रिकंस्ट्रक्शन में पे ऑफ मार देंगे। डन, पक्का एवरीबडी? ओके सर, तो स्टेप्स फॉर स्कीम ऑफ जनरल एंट्री इन द केस ऑफ शेयर सरेंडर, सबसे पहले सब डिवीजन की इंफॉर्मेशन दी वो कर दो, फिर शेयर सरेंडर अकाउंट बना लो, रिडक्शन इन लाइबिलिटी एंड इशू ऑफ शेयर्स अगर कुछ हो रहा है तो वो भी कर दो, ट्रांसफर करो बैलेंस ऑफ शेयर सरेंडर टू रिकंस्ट्रक्शन अगर कुछ बच गया, बाकी सारा कुछ सेम जो अपन ने रिकंस्ट्रक्शन में सीखा। इलस्ट्रेशन नंबर 7 ऑफ योर स्टडी मटेरियल, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, पीपीई, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन कैश इक्विवेलेंट। 10,000 इक्विटी शेयर्स है, 100 रुपए का एक है। डेबिट बैलेंस ऑफ पीओएल 6 लाख का है, 12% डिवेंचर है, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है 24,000, मशीनरी 1 लाख की, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर 24,000। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट वॉज डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी फॉर विच द रेजोल्यूशन वॉज passed and sanctions were obtained from appropriate authorities. Accordingly, it was decided that each share is subdivided into 10 fully paid up shares of 10 each. ठीक है, आफ्टर सब, पहले आपने क्या किया, सब डिवीजन, उसके बाद क्या बोल रहा है, ईच शेयर होल्डर शेल सरेंडर टू द कंपनी 50% ऑफ हिज होल्डिंग। मतलब 50% आप स्टेक कहां पे ट्रांसफर करोगे, शेयर सरेंडर अकाउंट में। ठीक है सर, फॉर द पर्पज ऑफ री इश्यू टू द डिवेंचर होल्डर्स। ठीक है, आउट ऑफ द शेयर सरेंडर 10,000 shares of rupees 10 shall be converted into 12% preference shares of 10 each fully paid up। ठीक है, इनको हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में कर देंगे, और इससे हम क्लेम किसका चुका रहे हैं, डिबेंचर होल्डर शेल बी रिड्यूस बाय 75% इन कंसीडरेशन ऑफ द रिडक्शन द डिबेंचर होल्डर शेल रिसीव प्रेफरेंस शेयर्स। ये जो हमने शेयर सरेंडर से डिबेंचर कन्वर्ट मारे थे ना, इनको हम किसको दे रहे हैं, डिबेंचर होल्डर्स को। एनआई से आप शेयर सरेंडर अकाउंट का यूटिलाइज कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ डिवेंचर। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। The trade payable claim shall be reduced by 50%. It is to be settled by issue of equity shares of 10 each out of share surrenders. देखो यहाँ पे भी डिवेंचर होल्डर वाले में भी यही बोला है,
ट्रेड पेबल में भी यही बोला है। लास्ट में बोलता है बैलेंस ऑफ पी एंड एल रिटर्न ऑफ शेयर सरेंडर नॉट इशूड शेल बी कैंसल्ड। You are required to show the journal entries giving effect to the above and resultant बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी बना के अपने को बतानी है। सबसे पहले अपन सब डिवीजन करेंगे। सब डिवीजन किया तो इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपए वाला कैंसिल करके 10 रुपए वाला इशू कर दिया। इस 10 में मुझे बताओ कितना, 10 लाख की कैपिटल थी इंटू 50%। शेयर सरेंडर में कितना अमाउंट आएगा जल्दी बताओ। सभी चार्टेड अकाउंटेंट्स मुझे कैलकुलेट करके चैट बॉक्स पे बताएंगे कितना अमाउंट आ रहा है अपने शेयर सरेंडर अकाउंट में डे वन पे 50% सरेंडर के बाद। वेरी गुड, 5 लाख आना चाहिए सर। ठीक है, आना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेरी गुड। अब मुझे बताओ डिवेंचर्स कितने के थे, 2 लाख के थे। इनमें से 75% का इनका क्लेम रिड्यूस हो रहा है। 75% का क्लेम रिड्यूस होने वाला है। तो मुझे एक बात बताओ, 2 लाख के डिवेंचर इंटू 75%, इनका क्लेम ही कितना बचा है, 75। मुझे बताओ कितना क्लेम बचा, हेलो, कितना क्लेम बचा, 75% बचा है। तो मुझे बताओ 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1,50,000। डिवेंचर इंटरेस्ट भी 18,000, 24 की जगह पे उनका 18,000 का क्लेम भी बचेगा। तो 168 आपने रिकंस्ट्रक्शन में डाल दिए। और इसका क्लेम कैसे चुका रहे हो, बाई इशूइंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। मतलब 1 लाख के डिवेंचर को अपन ने 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स अपन ने दे दिए डिवेंचर्स को। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹10। कैन आई सी, ये एंट्री क्लियर है, एंट्री नंबर 4। इसके बाद ट्रेड पेबल 50% से उन्होंने रिड्यूस किया अपना क्लेम। तो ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट 72,000 टू रिकंस्ट्रक्शन। पक्का, कैसे, ट्रेड पेबल कितने का था, ट्रेड पेबल आपका 72,000 था। पहले आपने इसको कैंसिल किया और उसके बदले में ट्रेड पेबल्स को क्या दे दिए, 50% के शेयर्स दे दिए। तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, ये एंट्री भी क्लियर हो गई। पिछली बारे में आपने प्रेफरेंस शेयर दिए थे तो आपने डायरेक्टली प्रेफरेंस शेयर के नाम से एंट्री कर दी। यहाँ पे इक्विटी शेयर दे रहे हो, इक्विटी के शेयर के नाम से कर दी। अमाउंट देखना, 1 लाख उन्होंने गिवन था, यहाँ पे 50% बोला है तो 36,000 हो जाएगा सर। इसके बाद रिकंस्ट्रक्शन डेबिट टू पीओरएल 6 लाख का आपका जो था, क्या था, 6 लाख का सर लॉस था, उसको भी आपने राइट ऑफ कर दिया। क्या कुछ बचा, हाँ सर, कैलकुलेट करके देखोगे तो आपके शेयर सरेंडर अकाउंट में 364 का बैलेंस बचा है, जिसे आपने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, इसके अलावा आपसे कुछ और पूछा था क्या, नहीं सर, लेकिन हमने रिकंस्ट्रक्शन का टोटल लगाया तो रिकंस्ट्रक्शन में भी 4,000 का जो एक्स्ट्रा बैलेंस पड़ा है वो कैपिटलिज्म में चला जाएगा। इसके बाद हमने बनाया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का तो बचा ही नहीं कुछ। इक्विटी शेयर कैपिटल 536 आ जाएगा, कैसे, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसिंग में आएगा, बाकी सारे अपन ने एडजस्टमेंट की पोस्टिंग कर दी। शेयर कैपिटल आपका इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों आ जाएगा, ये शेयर सरेंडर वाले से इशू हुआ था। हाँ, और ये आपने क्लोजिंग निकाला था। कैपिटल रिजर्व 4,000, 12% डिवेंचर 50 के बचे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 6,000 का बचा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 24,000 के बचे, पीपी उतनी की है, इन्वेंट्री यहाँ पे इतनी आगे, ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000 बचा, और हमारा एक चैप्टर समाप्त हो गया। दिस इज हाउ अवर एंटायर कंसेप्ट ऑफ शेयर सरेंडर एंड वी हैव फिनिश्ड इट। आएगा तो किसी दिन ये आ जाएगा, ये बहुत टाइम से आया नहीं है शेयर सरेंडर, और जिस दिन आया उस दिन बच्चे निपटेंगे। याद रखना शेयर सरेंडर का कंसेप्ट क्या था, शेयर सरेंडर कब होगा, जब शेयर होल्डिंग रिड्यूस हो रही है और उससे हम आउटसाइडर लाइबिलिटी पे ऑफ करेंगे, और जो बचा उसको रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर कर दें, बस इतना सा काम था। ठीक है, और कोई और इसमें कुछ भी खास ऐसा नहीं था कि जो ना कर पाए। इसके अलावा इस चैप्टर में ना, मैंने आपको डिवेंचर वाला पॉइंट भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया था कि डिवेंचर अपन पे ऑफ करते हैं और बदले में कोई, पहले वाले ही क्वेश्चन में, कोई पीपीई या कोई लैंड वगैरह अपन उसको मॉर्टगेज करके रखते हैं या सिक्योर करके रखते हैं। तो याद रखना, एडजस्टमेंट ध्यान से पढ़ना, हमने इस वाले एडजस्टमेंट में देखा भी था कि 350 की पीरियड प्रॉपर्टी दी है 3 लाख का सेटलमेंट करने के लिए। तो वो 3 लाख का जो सेटलमेंट करने के लिए हमने दी है, तो हमारी एंट्री क्या हो गई थी, लाइबिलिटी हमारी इतनी की सेट ऑफ हुई थी, ये रही 6%, 3 लाख, और हमारी पीपी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी की गई थी, 350 की। तो बाकी का बैलेंसिंग कहां से चला जाएगा, 50,000।
सर अगर इक्विटी शेयर्स सरेंडर हो रहे हैं तो क्या शेयर सरेंडर से प्रेफरेंस इशू कर सकते हैं? ऐसा कैसे कर सकते हो? क्वेश्चन में बोला है ना, ये स्कीम के तहत हो रहा है बेटा, स्कीम के तहत कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन में ही तो किया अपन ने। अपने पास कितना आया था? 5 लाख का आया था शेयर सरेंडर में। इसमें से 1 लाख के अपन ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए थे। क्यों करे? डिवेंचर होल्डर को पे ऑफ करने के लिए। बस याद रखना, क्या वो आउटसाइडर लाइबिलिटी से रिलेटेड ही पेमेंट होना चाहिए। एम आई क्लियर? डन? ओके। और कोई शेयर सरेंडर? बस इतना था। जर्नल एंट्री आराम से बनेगी। लाइफ विल बी मोर ब्यूटीफुल इफ यू रीड द क्वेश्चन वेरी नाइसली। क्वेश्चन रीड ही नहीं करते आधे बच्चे, सॉल्व करने बैठ जाते हैं। रटो मत बेटा, अभी भी बोल रहा हूं, रीड प्रॉपर करो क्वेश्चन और देन सॉल्व करो। रीड करते बैठोगे फिर अपन अगले बार फिर पर मिले, कोई अच्छी बात नहीं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई बच्चा वापस से बैठे। तो आप याद रखिए, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ओके, तो दिस वाज अवर एंटायर चैप्टर ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहां तक सब इजी? पक्का? कंफर्म कर देना एक बार चैट बॉक्स पे। ओके।